Hello students, welcome back to the online class. This is the second part of the chapter transpiration, in which we are going to cover first of all mechanism of opening and closing of stomata, then external factors that affect transpiration, then adaptation in plants to reduce transpiration, then advantages and disadvantages of transpiration, and lastly direct loss of water by certain plants. Okay, so let's start. First of all, mechanism of stomata. कैसे स्टोमेटा में ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस कैसे होता है, हम इस मैकेनिज़्म को देखेंगे. इसमें क्या होता है, स्टोमेटा के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि स्टोमेटास जो होते हैं वो आपके किडनी शेप्ड होते हैं और गार्ड सेल्स के बने हुए होते हैं, और बाहर की तरफ में जो गार्ड सेल्स के चारों तरफ में सब्सिडरी सेल्स होते हैं जो कि उनके नेबर सेल्स कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं उन्हें? हम नेबर सेल्स कहते हैं. ठीक है. सो स्टोमेटास आर द माइन्यूट ओपनिंग फाउंड इन लार्ज नंबर ऑफ द अंडर सरफेस ऑफ द लीफ. ये क्या होते हैं? आपके बहुत ही माइन्यूट पोर्स होते हैं या ओपनिंग्स होती हैं जो कि लीफ के जो डॉर्सल एरिया होता है यानी नीचे के तरफ में जो लीफ का जो बैक पोर्शन होता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं. दो इट इज़ प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड ऑल्सो, ऊपर की तरफ में प्रेजेंट होते हैं, पर ऊपर की तरफ में लेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं इन कंपैरिजन टू डॉर्सल एरिया. डॉर्सल एरिया में ये काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. तो ईच स्टोमेटा इज मेड अप ऑफ अ पेयर ऑफ गार्ड सेल्स. स्टोमेटास क्या होते हैं? जो भी स्टोमेटास होते हैं वो किसके बने होते हैं? गार्ड सेल्स के बने होते हैं. ये गार्ड सेल्स आपके किडनी शेप्ड के होते हैं. ये आपका जो बीन होता है बीन शेप के होते हैं. ठीक है ना. दे आर कर्व्ड इन शेप. और क्या क्योंकि किडनी शेप के तो क्या होते हैं? जनरली कर्व इन शेप होते हैं. आप डायग्राम में देख सकते हैं कि स्टोमेटास जो होते हैं वो आपके कर्व शेप के या किडनी शेप के जैसा कुछ स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज रेगुलेटेड बाय टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स. इसमें जो आपका ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होता है वो दो चीज़ पे डिपेंड करता है, टर्जिडिटी और फ्लैसिडिटी. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ओपनिंग मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटा. आपका जब स्टोमेटा ओपन होगा तो दिस इज कॉल्ड एज टर्जिडिटी, एंड जब स्टोमेटा आपका वापस क्लोज होगा तो दिस द प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज फ्लैसिडिटी. इसे हम क्या कहेंगे? फ्लैसिडिटी कहेंगे. ठीक है. तो जैसे ही आपका गार्ड सेल्स जब अपने सब्सिडरी सेल से अपने नेबर सेल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर को उनसे लेते हैं, और लार्ज अमाउंट में जब वाटर गार्ड सेल्स में भरने लगता है तो आपका गार्ड सेल्स क्या आ जाते हैं? वो फूलने लगते हैं, स्वेल्ड अप हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर में टर्गर प्रेशर डेवलप होने लगता है. ठीक है ना. वो स्वेल्ड अप हो जाते हैं, और इसके कारण में क्या होता है? इनका जो कर्व एरिया होता है, जो सेंटर पोर्शन होता है, जिसे हम स्टोमा कहते हैं. ठीक है. आई विल शो यू. दिस इज कॉल्ड एज स्टोमा. ये जो आपका ये आप देख रहे हैं, ये जो सेंटर पोर्शन होता है, ऐसे ही ये दूसरा आपका किडनी शेप का आपका ये दो जो आपस में जुड़े हुए बीन शेप में जो होते हैं, इसे हम कहते हैं गार्ड सेल्स. इसका ये जो सेंटर पोर्शन होता है, दिस इज कॉल्ड एज स्टोमा. इसे हम क्या कहते हैं? स्टोमा कहते हैं. ठीक है ना. सो जैसे ही ये सेल्स में वाटर जो होता है, गार्ड सेल्स में जैसे ही वाटर फिल होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स जैसे आते हैं, तो आपका गार्ड सेल क्या हो जाता है? आपका फूलने लगता है, स्वेल्ड अप होने लगता है, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज योर टर्जिडिटी. इसे हम क्या कहते हैं? टर्जिडिटी कहते हैं. टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी हम पहले भी पढ़ चुके हैं. अगेन आई एम रिपीटिंग इट कि जैसे ही वाटर के मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करके गार्ड सेल्स स्वेल्ड अप हो जाते हैं, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज टर्जिडिटी. और क्योंकि जैसे ही गार्ड सेल आपका टर्जिड हो जाता है नेचर, यानी फूलने लगता है, तो दोनों गार्ड सेल्स के बीच में, ये आपका फर्स्ट गार्ड सेल और आपका जो फर्स्ट गार्ड सेल है और आपका दूसरा गार्ड सेल है, इन दोनों गार्ड सेल्स के क्या होते हैं? ये पीछे की तरफ में खींचने लगते हैं और इनके बीच में गैप आ जाता है. यू कैन सी ओवर हियर, जैसे ही वाटर के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, इनको गार्ड सेल्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो इन दोनों गार्ड सेल्स, ये पहला वाला गार्ड सेल और ये दूसरे वाले गार्ड सेल्स के बीच में क्या हो गया? गैप आ गई, एंड दिस गैप, ये गैप को हम कहते हैं ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा. इसे हम क्या कहते हैं? ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा. यहाँ पे क्या हो गया? आपका स्टोमेटा ओपन हो गया है, और लार्ज अमाउंट में वाटर के मॉलिक्यूल्स जो कि गार्ड सेल में अवेलेबल थे, वो क्या हो गया? वो बाहर स्टोमेटास के थ्रू, ओपनिंग के थ्रू, स्टोमा के थ्रू जो होते हैं वो बाहर आने लगते हैं. ठीक है. तो यहाँ से क्या होता है? हेंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स का क्या होता है? लॉस होता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज योर ट्रांसपिरेशन. ठीक है. सो द गार्ड सेल कैन टेक प्लेस इन द गार्ड सेल कैन टेक इन वाटर बाय ऑस्मोसिस. गार्ड सेल्स कैसे वाटर लेते हैं? ऑस्मोसिस के हेल्प से लेते हैं. ठीक है ना. ऑस्मोसिस क्या होता है?
हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस, ठीक है। तो जो ये गार्ड सेल्स हैं, इनके जो नेबरिंग सेल्स हैं जिन्हें हम सब्सिडरी सेल्स कह रहे हैं, इनके पास में और ऐसे सेल्स होते हैं, ये सारे के सारे वाटर क्या होता है, ये गार्ड सेल्स इनके थ्रू ऑस्मोसिस के थ्रू अपने पास में खींचते हैं, क्योंकि जब गार्ड सेल के पास में वाटर नहीं होता और दूसरे सेल्स के पास में वाटर होता है तो वो वहाँ से वाटर को क्या करते हैं, वो मांगते हैं कि हमारे पास में वाटर नहीं है, आप अपना वाटर के मॉलिक्यूल्स हमें दे दीजिए, क्योंकि हमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करना है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में वाटर का रिक्वायरमेंट होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ओनली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, ठीक है। तो डे टाइम में जैसे ही लाइट आती है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में उनको वाटर चाहिए होता है, तो वाटर गार्ड सेल्स कहाँ से लेते हैं, अपने सब्सिडरी सेल से वो वाटर मांगते हैं। जैसे ही गार्ड सेल्स के पास वाटर आता है, गार्ड सेल्स आपके टर्जिड आते हैं, यानी फूलने लगते हैं। जैसे फूलने लगते हैं तो गार्ड सेल्स का जो दरवाज़ा है जो दोनों के बीच का, यानी जो गार्ड सेल्स कैसे है, एज अ गेट काम कर रहा है, वो गेट क्या होता है, वो खुलना शुरू हो जाता है। जैसे ही गेट खुलता है, अंदर जितना वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो बाहर निकलने लगते हैं, ठीक है ना। जैसे छुट्टी होती है, आपका गेट खुलता है, आप लोग कैसे फटाफट भागते हो, है ना। तो वैसे ही वाटर के मॉलिक्यूल्स जो अंदर बंधे हुए थे वो क्या करते हैं, लोअर कंसंट्रेशन के अंदर खुली जगह पे भागते हैं, वो अपने आप को स्कैटर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज योर ट्रांसपिरेशन, और इससे हम कहते हैं ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। तो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा क्यों होता है, ड्यू टू द टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल। गार्ड सेल स्वेल्ड अप हो जाता है वाटर के मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करके, इसलिए उसमें क्या हो जाता है, वो स्टोमेटा आपका ओपन हो जाता है और वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ही वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे, अब उनके पास में क्या हो जाएगा, वाटर की कमी होने शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो जब वाटर की कमी होने लग जाएगी तो गार्ड सेल्स वापस क्या कर जाएंगे, वापस श्रिंक कर जाएंगे, यानी वापस बंद होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज योर क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इसे हम क्या कहते हैं, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। जैसे ही स्टोमेटा आपके क्लोज हो जाएंगे तो आपका क्या होगा, स्टोमा का ये जो दरवाज़ा आप देख सकते हैं, ये जो स्टोमा का दरवाज़ा था ये वापस बंद हो गया। आप ये वाइट यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आप देख सकते थे, ये दिस वन वॉज, ये आपका खुल गया था, यहाँ पे क्या हो गया, ये वाइट पोर्शन आपको नहीं दिख रहा, यानी गेट जो है गार्ड सेल का गेट वापस क्लोज हो गया है। जब वापस क्लोज हो गया है तो वो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो थोड़े बहुत थे वो वापस कहाँ, सब्सिडरी सेल्स के पास में वापस जाने लगते हैं, ठीक है ना। और इस कंडीशन को हम कहते हैं, क्योंकि वाटर जो होता है वो आपका जो गार्ड सेल्स होते हैं वो आपका श्रिंक कर जाते हैं या फ्लैसिड कंडीशन में आ जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज योर फ्लैसिडिटी और द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इसे हम क्या कहते हैं, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। तो ये वापस क्या हो जाते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं, जो कि फूल गए थे और ज़्यादा कर्व पोर्शन में आ गए थे, यानी एक गोलाई में ओपन जब होते हैं तो एक गोलाई जैसा गोल जैसा स्ट्रक्चर आपको देख सकते हैं आप, कि गोल जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, और ये जब बंद होने के बाद में ये वापस क्लोज या स्ट्रेट हो जाते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि ये जो आपके गार्ड सेल्स होते हैं, इनमें जब ये डे टाइम पे ही ओपन होते हैं और नाइट के समय में क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। तो डे टाइम पे जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो उनको वाटर चाहिए होता है, तो वाटर जो होता है गार्ड सेल्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए जब गार्ड सेल्स वाटर को देने की कोशिश करते हैं तो इसके अंदर में जब वो एब्जॉर्ब करते हैं तो उसमें एक ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होता है, ठीक है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण में एंडो ऑस्मोसिस के प्रोसेस से वाटर क्या करता है, वो अपने सब्सिडरी सेल से मांगता है और टर्जिड हो जाता है, और फिर वाटर का लॉस होना स्टार्ट हो जाता है स्टोमा के थ्रू, ठीक है। नाइट के समय में क्या होता है, जैसे ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बंद हो जाता है तो वाटर जो होता है वो वाटर जो वेपर होता है वो वापस वाटर जो होता है वो वापस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो वापस गार्ड सेल्स जो होते हैं वापस प्लांट्स को देने लगते हैं, ठीक है। जैसे ही प्लांट्स के पास वापस जाने लगते हैं, आपके जो गार्ड सेल्स होते हैं वापस श्रिंक कर जाते हैं, और श्रिंक करने के बाद में फ्लैसिड कंडीशन में आते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज योर क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ओके, सो दिस इज ऑल, ये मैकेनिज्म है आपका पूरा स्टोमेटा का, किस तरीके से स्टोमेटा आपके क्लोज और ओपन होते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, द नेक्स्ट वन इज एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो आपके ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है, टेम्परेचर जो होता है, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है, यानी टेम्परेचर इन द सेंस हीट जैसे आती है, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो जो भी ह्यूमिडिटी होती है एटमॉस्फेयर में, जो ह्यूमिडिटी होती है, यानी ह्यूमिडिटी मतलब एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर का प्रेजेंस होना, ठीक है ना, प्रेजेंट होना।
तो ह्यूमिड कैसे होता है, जैसे जैसे आपको ह्यूमिडिटी में कैसा लगता है, पसीना आता है, गीला गीला सा सब चीज़ चिपचिपा सा लगता है ना। तो इससे ये क्यों होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि टेम्परेचर को ह्यूमिड करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही बहुत ज़्यादा हीट होगी तो वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, वो हीट उस वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, वो कुछ ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे ही ड्राई होने लगता है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, जैसे ही एटमॉस्फेयर ड्राई होने लगता है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या करता है, वो इंक्रीज होने लगता है, क्योंकि उस समय क्या होता है, जल्दी जल्दी पेड़, अब जैसे पेड़ क्या हो, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा तो पेड़ क्या होंगे, उनके पास से भी वाटर के मॉलिक्यूल्स कम होने लग जाएंगे, ठीक है। जैसे ही वाटर के मॉलिक्यूल्स कम होने लगते हैं तो पेड़ क्या करता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स को जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब करता है, और टेम्परेचर जो आसपास का जो प्लांट का एरिया होता है वहाँ से ट्रांसपिरेशन भी बहुत तेज़ी से होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन के लिए। जितना तेज टेम्परेचर, जितना हाई टेम्परेचर रहेगा उतना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, जितना टेम्परेचर लो रहेगा उतना कम ट्रांसपिरेशन होगा, क्योंकि टेम्परेचर हाई है तो वो क्या करेगा, ह्यूमिडिटी को काटेगा, ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करेगा और लार्ज अमाउंट में ट्रांसपिरेशन होगा, ठीक है। और ऑलरेडी अगर वाटर वेपर प्रेजेंट है टेम्परेचर में तो वाटर क्या होंगे, वाटर वेपर जो होगा वो मतलब ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस कम होगा, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी को काटने के लिए टेम्परेचर अगर हाई है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी हाई होगा। सो टेम्परेचर एंड रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी एक ज़्यादा है तो दूसरा भी ज़्यादा होगा, एक कम होगा तो दूसरा भी कम होगा, ठीक है। द नेक्स्ट फैक्टर इज लाइट। लाइट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ट्रांसपिरेशन के लिए, क्योंकि अगर लाइट नहीं है तो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लाइट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा तो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटास नहीं ओपन होंगे, और स्टोमेटास नहीं ओपन होंगे तो ट्रांसपिरेशन जो होगा, लॉस ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल्स का जो लॉस है वो होना पॉसिबल नहीं है। सो लाइट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। लाइट भी आपका क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लाइट रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, क्योंकि इट डिपेंड्स इन द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। और लाइट के कारण ही स्टोमेटा ओपन होते हैं और तभी ट्रांसपिरेशन पॉसिबल है, ठीक है। अगर लाइट कम रहेगी या तो ट्रांसपिरेशन कम होगा, लाइट ज़्यादा रहेगी तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। द थर्ड इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है, मैंने आपको कुछ पहले भी टेम्परेचर में पढ़ा है कि ह्यूमिडिटी मतलब होता है एटमॉस्फेयर में कितना वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी भी आपका क्या करता है, अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि अगर एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं तो एटमॉस्फेयर और ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स को नहीं लेगा प्लांट से, ठीक है ना। तो अगर ये क्या होता है, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं, इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा, और ह्यूमिडिटी कम है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर अगेन आई एम शोइंग, अगर टेम्परेचर हाई है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी हाई होगा, ठीक है। तो ये एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी टेम्परेचर इज इक्वल टू रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, ठीक है। अगर लाइट ज़्यादा है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा होगा, और अगर लाइट कम है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी कम होगा। तो ये भी एक दूसरे के क्या हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ह्यूमिडिटी क्या है, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम होगा, और ह्यूमिडिटी अगर कम है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या होगा, कम होगा। तो ये एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल है। तो ये क्या होते हैं एक दूसरे के, ह्यूमिडिटी इज इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, ठीक है ना। तो यानी इसमें क्या होता है, ह्यूमिडिटी अगर बहुत ज़्यादा है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, बहुत ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं एब्जॉर्ब करेगा, नहीं लेगा, ठीक है ना, इसलिए। द फोर्थ वन इज विंड वेलोसिटी। विंड वेलोसिटी क्या होता है, जब वाटर के मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेयर में आते हैं तो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में तो अगर हवा चल रही होगी तो क्या करेगा, एटमॉस्फेयर के वाटर के मॉलिक्यूल्स को मतलब उड़ा करके ले जाता है, ठीक है ना, उसको क्या करता है, ब्लो कर देता है। तो व्हेन विंड ब्लोज फास्टर, जब विंड बहुत ज़्यादा तेज चलती है तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो भी रिलीज होते हैं ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन आर रिमूव फास्ट, बहुत जल्दी रिमूव हो जाते हैं वहाँ से, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है, और तेज़ी से होता है, क्योंकि वो ड्राई हो जाता है वो एरिया, मतलब वहाँ पर ह्यूमिडिटी जो होती है वो कम होने लगती है, ठीक है। तो विंड वेलोसिटी अगर ज़्यादा है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी आपका ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी क्या होता है, आपका विंड वेलोसिटी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ये जितनी तेज़ी से विंड जितनी तेज़ी से विंड वाटर वेपर को उड़ा के लेके जाएगा उतनी ही तेज़ी से ट्रांसपिरेशन जो होगा प्लांट से वो ज़्यादा अमाउंट में होने लग जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सटर्नल फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करते हैं ट्रांसपिरेशन को।
आई होप दिस इज क्लियर टू यू. द नेक्स्ट वन इज योर एडाप्टेशन इन प्लांट्स टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि इंटरनल फैक्टर्स विच अफेक्ट्स ट्रांसपिरेशन. कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो कि ट्रांसपिरेशन को इफेक्ट करते हैं. तो इसे हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं. प्लांट्स में अगर ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हम इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं. सबसे पहले स्टोमेटा में भी शंकन. अगर हम स्टोमेटा को, जो स्टोमेटा बहुत ज़्यादा स्टोमेटास है, बहुत बड़े बड़े स्टोमेटास हैं, अगर हम उसको छोटा कर दें तो क्या हो जाएगा, आपके जो ट्रांसपिरेशन वो भी कम हो जाएगा. जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैक्टस क्या करते हैं, जैसे आप देखते हैं कैक्टस अपने लीव्स को क्या करते हैं, स्पाइंस में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो क्या होता है, जब ज़्यादा लीफ ही नहीं रहे, ज़्यादा स्टोमेटास ही नहीं रहेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन भी कम हो जाएगा. जैसे कि हिली एरिया में आपका नीरियम का प्लांट होता है, ठीक है ना. नीरियम के प्लांट क्या करते हैं कि नीरियम के प्लांट तो अपने आप को क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं, ठीक है. वो अपने आप को कुछ, उनके प्लांट्स में कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शंस आने लगते हैं, तो उनके लीव्स जो होते हैं वो हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाते हैं, और इससे क्या होता है, स्टोमेटास आपके क्या हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं, ठीक है. तो इससे क्या होता है, ट्रांसपिरेशन भी कम होने लगता है, ठीक है. द नेक्स्ट इज थिक क्यूटिकल. जितनी ज़्यादा बड़ी लीफ होगी उतना ज़्यादा स्टोमेटाज होंगे, उतना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा. इसलिए अगर हम लीव्स के ऊपर में क्यूटिकल की वैक्सी लेयरिंग अगर लगा दें तो उससे क्या होगा, आपका जो ट्रांसपिरेशन है, जो स्टोमेटास है, वो पोर्स आपके फिल्ड अप हो जाएंगे और ट्रांसपिरेशन जो होगा वो कम होने स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना. तो थिक क्यूटिकल जो होता है वो हेल्प, जैसे बनाना ट्री में आपका जितने, क्योंकि बनाना ट्री की लीफ बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, उसके ऊपर में अगर आपने मतलब उसके ऊपर में वैक्सी कवरिंग होती है, वो क्या करती है, स्टोमेटास के पोर्स को ज़्यादा फिल करने की कोशिश करती है. और क्यूटिकल, उसे हम क्यूटिकल कहते हैं, और क्यूटिकल से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अमाउंट में जो होता है वो ट्रांसपिरेशन हो पाता है, ठीक है. तो इस तरीके से भी हम ट्रांसपिरेशन को घटा सकते हैं. द नेक्स्ट इज फ्यूअर स्टोमेटा. फ्यूअर स्टोमेटा यानी जितना कम स्टोमेटा होगा, जैसे आपका जीरोफिटिक प्लांट में हो गया, या फिर आपका मतलब लीव्स को अगर हम चेंज कर दें और पतला कर दें, रिड्यूस कर दें उसका साइज़, तो जितना कम स्टोमेटा होगा उतना ही कम जो होगा आपका ट्रांसपिरेशन हो पाएगा. नेक्स्ट इज लॉस ऑफ लीव्स. लॉस ऑफ लीव्स क्या होता है, इन सम प्लांट्स लीव्स में भी ड्रॉप, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि किसी प्लांट्स में लीव्स जो होती हैं आपकी जल्दी झड़ने लगती हैं, या फिर होती ही नहीं. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि बहुत कम अमाउंट में लीव्स उसमें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है. तो वो क्या होते हैं, उसके थ्रू भी आपका ईजिली स्टोमेटा कम हो जाता है. जैसे कैक्टस में आप इजीली देख सकते हैं कि कैक्टस में क्या होता है कि प्लांट्स जो होते हैं अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं, किसमें, स्पाइंस में. तो उसमें लीव्स जो होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है. तो इससे भी क्या होता है, आपका जो स्ट्रक्चर होता है, जो स्टोमेटा होता है, वो कम हो जाता है अपने आप ही, ठीक है. द नेक्स्ट वन इज नैरो लीव्स, ठीक है. हिली रीजन्स में आपने देखा होगा कि हिली रीजन्स में जो आपके लीव्स होते हैं वो अपना साइज़, उनका साइज़ क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा कम होने लगता है. यानी ब्रॉड नहीं होते बहुत ज़्यादा, बहुत नैरो होते हैं, बहुत पतले पतले होते हैं. आपने पाइन्स ट्री देखा होगा, ठीक है ना. पाइन्स ट्री जो होती हैं उनकी लीव्स बिल्कुल निडल जैसी, लंबी लंबी निडल जैसी होती हैं, ठीक है. ये क्या करती हैं अब, क्योंकि हिली रीजन में ज़्यादा पानी, बहुत ज़्यादा हिली रीजन में नहीं पाया जाता, ठीक है. पानी ऊपर तक पहुँचाना बहुत पॉसिबल नहीं होता. तो ऐसे ही प्लांट्स वहाँ पे होते हैं जो कि पानी को बहुत कम एब्जॉर्ब करते हैं और ट्रांसपिरेट भी कम करते हैं, ठीक है ना. अब इनमें क्या होता है, अपने लीव्स को बहुत स्पाइंस जैसी, बहुत कांटे जैसी लीव्स होती हैं, और इनमें पूरे प्लांट में आपको बहुत ब्रॉड लीव्स नहीं देखेंगे, सब ऐसी निडल जैसी लीव्स होंगी. और क्योंकि निडल जैसे लीव्स होती है तो उसमें नंबर ऑफ स्टोमेटास ही बहुत कम होते हैं. जब नंबर ऑफ स्टोमेटास बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएंगे तो ट्रांसपिरेशन भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है. तो दीज वेर ऑल फैक्टर्स जिसको हम अडाप्ट करके ट्रांसपिरेशन कम कर सकते हैं. स्टोमेटा जितना, ऑल ओवर एंड ऑफ द स्टोरी यही निकल रहा है कि जितना कम स्टोमेटा होगा उतना कम ट्रांसपिरेशन होगा. चाहे आप उसको स्टोमेटा को लीफ से कम करने की कोशिश करिए, चाहे उसके ऊपर क्यूटिकल की लेयरिंग लगा दीजिए, या फिर स्पाइंस आपके लीव्स को किसी और फॉर्म में चेंज कर दीजिए, या लीव्स को आप पेड़ से हटा दीजिए, या फिर आप लीव्स को नैरो कर दीजिए, यानी उसका ब्रॉड स्ट्रक्चर कम कर दीजिए. ये सारे मेथड जो होंगे वो ट्रांसपिरेशन को कम करने में हेल्प करेंगे. ओके. द नेक्स्ट वन इज़ योर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ
ट्रांसपिरेशन। एडवांटेजेस क्या क्या है? कूलिंग इफेक्ट। एडवांटेजेस क्या होता है आपका? कूलिंग इफेक्ट। एक तो जितना ज़्यादा वाटर जो होगा वो इवापोरेट होगा, ट्रांसपिरेट होगा, तो प्लांट के आसपास में बहुत ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट होता है। आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े प्लांट ट्रीज़ के नीचे में अगर आप बैठ जाइए गर्मियों में तो क्या होता है, ठंडक, अच्छा ठंडा ठंडा लगता है ना। नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाइए तो कितना ठंडा ठंडा लगता है। उसमें क्या होता है, नीम के पेड़ में इतनी सारी लीव्स होती हैं, इतने सारा मतलब लीव्स होती हैं जिससे बहुत सारे स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं, और वो सारे के सारे ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस करते हैं, जिससे क्या होता है वाटर वेपर जो होता है वो आसपास के टेम्परेचर्स के साथ में आसपास के एटमॉस्फेयर में वो मिला हुआ होता है, जिससे कि कूलिंग इफेक्ट आता है। भाई वाटर तो कूलिंग इफेक्ट देता ही है ना, तो वैसे ही जितना ज़्यादा लीव्स होती हैं उतना ज़्यादा ही कूलिंग इफेक्ट आता है पेड़ के आसपास में। ठीक है, नेक्स्ट इज सक्शन फोर्स। सक्शन फोर्स में हेल्प करता है, क्यों? क्योंकि जैसे ही आपका ट्रांसपिरेशन होता है तो जो एक सक्शन फोर्स डेवलप होता है, क्योंकि वाटर ट्रांसपिरेट हो रहा है, वाटर बाहर निकल रहा है स्टोमेटा से, तो स्टोमेटा क्या होता है, एक सक्शन फोर्स लगाता है एक, तो उसके कारण में वहाँ पे जब सक्शन फोर्स डेवलप होता है तो उसके कारण में क्या होता है, वाटर जो होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, जैसे रूट तो नीचे ही है प्लांट के, वो सॉइल से एब्जॉर्ब कर ले, अब ऊपर पूरे टिप तक ले जाना है ना, तो क्या होगा, जैसे ही वाटर लॉस होगा, ये हम लोगों ने ट्रांसपिरेशन पुल में पढ़ा हुआ है कि वाटर जैसे जैसे लॉस होता है, ट्रांसपायर होता है, तो ट्रांसपिरेशन पुल की हेल्प से जितना ज़्यादा वाटर लॉस होगा उतना ही ज़्यादा सक्शन डेवलप होता है प्लांट के अंदर में, सेल्स में, और वो वाटर को अपनी तरफ में ऊपर की तरफ में खींचते हैं। आपने स्ट्रॉ देखी होगी ना, जैसे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो डालते हैं, पाइप को डालते हैं और ऊपर की तरफ सक करते हैं, जैसे ही ऊपर की तरफ सक करते हैं तो सक्शन डेवलप होता है वहाँ पे, और जो कोल्ड ड्रिंक या फिर आपका जो जूस होता है वो ऊपर की तरफ में खींचने लगता है पाइप के थ्रू, है ना। तो वैसे ही प्लांट में भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट एडवांटेज है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स थ्रू द प्लांट बॉडी। अब क्योंकि ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो वाटर के मॉलिक्यूल, वाटर या वाटर मिनरल्स क्या होते हैं, एक जाइलम के पाइप के थ्रू, भाई अब सक्शन फोर्स डेवलप हो रहा है, सक्शन फोर्स से क्या होता है, अपवर्ड मूवमेंट होता ही है जो भी वाटर का है या फिर मिनरल्स का है। तो वैसे क्या होता है कि जो वाटर का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी में भी ट्रांसपोर्ट होने लगते हैं, वाटर और सॉल्ट्स के मॉलिक्यूल्स भी अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ट्रांसपिरेट होने लगते हैं, जो कि हेल्प करता है, जहाँ जहाँ वाटर नहीं पहुँच सकता सक्शन फोर्स के कारण में, ट्रांसपिरेशन पुल के कारण में सब जगह पहुँच सकता है वो। ठीक है, द नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट। और इससे क्या होता है कि आपका जो प्लांट में ट्रांसपिरेशन अगर हो रहा है तो प्लांट में जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वाटर है वो भी वाटर प्लांट से निकल जाता है, जिसके कारण में प्लांट के सेल्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय या बर्स्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सो दीज वेर आर द एडवांटेजेस। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस जो होता है, पहला डिसएडवांटेज है विल्टिंग। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा ट्रांसपिरेशन हो जा रहा है प्लांट में, तो क्या होता है, विल्टिंग, प्लांट के सेल्स क्या करते हैं, वो मुरझाने लगते हैं, फ्लैसिड कंडीशन में आ जाते हैं, और जिसके कारण प्लांट भी आपका विल्ट मतलब होता है सिकुड़ने लगता है। ठीक है ना, मुरझाने लगता है। तो बहुत ज़्यादा ट्रांसपिरेशन भी अच्छा नहीं, जिससे क्योंकि इसके कारण प्लांट्स क्या होते हैं, हमें मुरझाने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टंट ग्रोथ। स्टंट ग्रोथ यानी ग्रोथ रुक जाती है, स्टंट मतलब रुकना। ठीक है, तो अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो ग्रोथ भी रुकने लगती है, ग्रोथ रुकने के बाद में कंडीशन आती है जब प्लांट आपका मुरझा करके डेड प्लांट हो जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। अब क्योंकि जो भी वाटर जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसमें से 98% वाटर जो होता है वो सिर्फ ट्रांसपिरेशन से ही बाहर निकल जाता है। ठीक है, ओनली 2% इज़ यूज फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ट्रांसपिरेशन में बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर जो होता है वो लॉस होता है, जिसके कारण में उन्हें लार्ज अमाउंट में वाटर को एब्जॉर्ब भी करना होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर लॉस हो रहा है तो लार्ज अमाउंट में उन्हें वाटर भी एब्जॉर्ब करना होता है। तो इसके लिए उनको क्या करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए उन्हें बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी एक्सपेंड करनी होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है नीचे से ऊपर की तरफ में पानी को अपवर्ड डायरेक्शन में पानी को मूव कराना। अब आप देखते हैं कि ऊपर से पानी फेंकिए तो नीचे तो कितनी जल्दी कोई भी चीज़ आ जाती है, पर नीचे से ऊपर ले जाने को कोई चीज़ हो तो कितनी ज़्यादा एनर्जी लगती है ना, बहुत ज़्यादा। भाई नीचे से आप पानी ऊपर खींच रहे हैं तो कितना ज़्यादा एनर्जी, कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है उसमें। तो सेम वे प्लांट में भी लगता है, जब ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो नीचे से पानी को ऊपर तक पहुँचाने में भी बहुत ज़्यादा लॉट्स एनर्जी जो होती है वो खर्च हो जाती है। ओके, द नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर। तो ये आपका लास्ट स्लाइड है, इसमें आपके एक तो ट्रांसपिरेशन से आपने देखा ही कि लॉस ऑफ वाटर होता है, कुछ दो और प्रोसेस इस कारण लॉस होता है प्लांट की बॉडी से वाटर। द फर्स्ट प्रोसेस इज गटेशन
सब कुछ ऐसे हर्बेशियस प्लांट होते हैं। हर्बेशियस प्लांट यानी शॉर्ट, जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती, बहुत बड़ी नहीं होती है। उन प्लांट्स के जब रूट पे प्रेशर डेवलप होता है, क्योंकि रूट तो एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर में, तो वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद में उनमें क्या होता है, रूट में प्रेशर डेवलप होता है, ठीक है, जिसके कारण में ट्रांसपिरेशन जो होता है वो और क्योंकि ट्रांसपिरेशन ऑलरेडी लो है, ट्रांसपिरेशन बहुत कम है, ठीक है ना, ट्रांसपिरेशन ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, दिस कैन बी सीन इन एट द नाइट टाइम। रात के समय में जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बंद हो जाता है, स्टोमेटास आपके क्लोज हो जाते हैं, तो कुछ ऐसे हर्बेशियस प्लांट होते हैं जिससे कि वाटर जो होता है कि वो भाई अब एब्जॉर्प्शन तो वाटर का नहीं रुक रहा ना, रूट तो उसको एब्जॉर्ब कर ही रही है, तो अब वो क्या करेगी, अब जब रूट रेगुलर अमाउंट में एब्जॉर्ब कर रही है, कहीं से ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा, तो क्या होगा, एक बार उसके रूट के सेल्स क्या हो जाएंगे, आपके सेल्स वाटर एब्जॉर्ब करते करते टर्जिट होते, फूलते 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 वो बर्स्ट कर जाएंगे, फट जाएंगे। तो इस कंडीशन से बचने के लिए वाटर क्या होता है, वाटर जो होता है वो प्लांट के बाहर आने के लिए जो लीव्स की एजेस होती हैं, लीव्स के जो कॉर्नर्स में एजेस होती हैं, जो टिप में जो किनारा होता है, जिसे हम किनारा कहते हैं, उसमें आप देखेंगे या टिप में देखेंगे कि सुबह के समय में छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं। जैसे घास में चलिए, जो घास में रात में आपकी सूखी घास आपने पानी नहीं डाला, सुबह जब आप ग्रास में जाकर के चलिए तो वो गीली होती हैं। कैसे हो जाती हैं, हम कहते हैं उसकी बूंदें गिरी हैं, इट्स नॉट दैट, ये आपका गटेशन प्रोसेस से होता है, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, जब वाटर का लॉस कहीं से नहीं, ट्रांसपिरेशन नहीं होता, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस बंद हो जाता है, तो वाटर जो होता है वो प्लांट से डायरेक्ट वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, अब यहाँ पे वाटर वेपर नहीं आ रहा, वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में प्लांट की बॉडी से बाहर आते हैं थ्रू एजेस ऑफ लीव्स के कारण। क्यों, क्योंकि अंदर की तरफ में बहुत ज़्यादा प्रेशर बनने लगता है, अब उसके कारण सेल आपकी फूटे ना, बर्स्ट ना करे, इस कारण क्या होता है, वो लीव्स उनको अलाउड कर देती हैं कि पानी जो है वो बाहर आ जाए। तो इनके मार्जिन्स में जो होता है, लीव्स के मार्जिन के थ्रू ये पानी जो होता है वो बाहर आता है। इनके मार्जिन्स में जो एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं हाइडाथोड्स। क्या कहते हैं इन्हें हम, हाइडाथोड्स कहते हैं, ठीक है। तो गटेशन का जो प्रोसेस होता है ये हाइडाथोड्स के पोर्स के कारण ही बाहर आता है। हाइडाथोड्स जो होते हैं वो लीव्स के एजेस में प्रेजेंट होते हैं और बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, माइन्यूट पोर्स होते हैं, जो कि वाटर को डायरेक्ट ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में ही बाहर कर देते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज योर गटेशन। तो गटेशन प्रोसेस क्या होता है, ऐसे प्लांट्स में से वाटर अगर डायरेक्ट बाहर आ जाए वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में थ्रू हाइडाथोड्स के थ्रू, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज योर गटेशन। इसे हम गटेशन कहते हैं कब, जब ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस बंद हो जाता है। ओके, द नेक्स्ट इज योर ब्लीडिंग। ब्लीडिंग क्या होता है, एक्सुडेशन ऑफ वाटरी सॉल्यूशन और सैप फ्रॉम द इंजर्ड पार्ट ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड ब्लीडिंग। आप किसी प्लांट को लीजिए और उसके स्टेम को बीच से कट कर दीजिए, तो उसमें से कुछ एक चिपचिपा सा सैप बाहर आता है, चिपचिपा सा वाटरी पोर्शन बाहर आता है, लिक्विड पोर्शन बाहर आता है, दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज योर ब्लीडिंग। उसे हम क्या कहते हैं, ब्लीडिंग। मतलब ब्लड, एक्चुअल में ब्लड नहीं होता, पर वो क्या होता है, वहाँ से वाटरी सॉल्यूशन या सैप जो होता है वो बाहर आने लगता है। अब आपके बॉडी में अगर मैंने कहीं पे कट लग जाता है, कहीं नाइफ वाइफ से कट लगता है, तो ब्लड बाहर आता है ना, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ब्लीडिंग हो रही है। वैसे अगर प्लांट में कहीं भी इंजर्ड पार्ट है, आप कहीं से काट दीजिए उसको, तो उसमें से भी क्या होता है, वाटरी सैप जो होता है वो बाहर आता है, वाटरी सॉल्यूशन बाहर आता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज ब्लीडिंग। उसे हम क्या कहते हैं, ब्लीडिंग प्रोसेस कहते हैं। यहाँ से भी आपका डायरेक्ट वाटर जो होता है वो डायरेक्ट लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटरी सॉल्यूशन, ठीक है। सो दिस वाज द ऑल अबाउट ट्रांसपिरेशन, गटेशन एंड ब्लीडिंग। हियर द चैप्टर एंड्स। आपके जो नोट्स हैं ये PDF के फॉर्म में आपके ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे। आई होप द चैप्टर इज़ क्लियर टू यू। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस पूरे चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वो आपका पोटोमीटर है, उसको आप अच्छे से पढ़िए। मैंने क्वेश्चंस भी बताए उसमें, कौन कौन से क्वेश्चंस उसमें से बन सकते हैं आपके। So all the best. Thank you. God bless you.